Today's topic is transcription. The formation of RNA from the DNA is called transcription. We need the RNA polymerase for the initiating this process. RNA polymerase doesn't require primers because it forms first hydrogen bond then phosphodiester bond. डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज की नीड होती है। आरएनए पॉलीमरेज को कभी भी प्राइमर्स की नीड नहीं हुई है या कोई रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं हुई है, क्योंकि ये सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आरएनए पॉलीमरेज को कभी भी प्राइमर्स की नीड नहीं होती, वह अपना काम खुद करता है, क्योंकि उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो पहले फॉर्म नहीं करता। वो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में। उसने डीएनए को रीड किया 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में और एमआरएनए फॉर्म किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में। रिकॉग्नाइज करते हुए तो उसने नोटिस किया कि यहाँ पर थाइमिन है, तो उसके बदले में उसने यहाँ पर एडेनाइन जोड़ दिया, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। फिर देखा यहाँ पर ए है, यानी कि टी को रिकॉग्नाइज और ए ऐड करता है, फिर ए को रिकॉग्नाइज करता है, यू ऐड करता है। ऐसे ही सी के साथ जी, जी सी, टी ए यू, जी सी। अब आप नोटिस करेंगे ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड है तो यहाँ पर थाइमिन है, और ये आरएनए स्ट्रैंड है तो यहाँ पर क्या है, यूरेसिल, क्योंकि ये डीएनए और एक ये आरएनए है। ये बिल्कुल इसके जैसा, यानी कि कोई सेंस बनाता है। इसीलिए इस वाले 5 प्राइम टू 3 प्राइम को जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसे हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, और इस वाले को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले डीएनए के स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले डीएनए स्ट्रैंड को हम बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। एमआरएनए ऑलवेज फॉर्म होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है प्रोमोटर से लेकर टर्मिनल तक की एक यूनिट, जिसमें बीच में आता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए है। एसजी मतलब स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर एक सीक्वेंस है। प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर क्या है, एक सीक्वेंस है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट। प्रोमोटर की लोकेशन क्या होती है, प्रोमोटर की लोकेशन होती है स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम मतलब आगे, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर भी होता है। 3 प्राइम को आप अपस्ट्रीम कंसिडर कर सकते हो और 5 प्राइम को डाउनस्ट्रीम। जैसे कि टर्मिनेटर की जो लोकेशन होती है वो स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन के बाद होती है, और इसको हम टेम्पलेट 5 प्राइम भी कह सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चरल जीन है हमारा वो 2 तरीके से पाया जाता है, एक मोनोसिस्टोनिक होता है और एक पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक होता है प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में आपने डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था कि रेप्लिकॉन, वहाँ पर मोनोरेप्लिकॉन्स होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उसमें स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्टोनिक होता है और उसमें मल्टी रेप्लिकॉन यूनिट होती है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनता है। लेकिन यहाँ पर जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो वो ये काम न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। तो देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर। जो ये वाली यूनिट है इसको हम बोलते हैं कोर एंजाइम, और सिग्मा, इस निशान को हम बोलते हैं सिग्मा, इसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये दोनों मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स एमआरएनए भी फॉर्म करता है और आरआरएनए भी फॉर्म करता है और टीआरएनए भी फॉर्म करता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में हर चीज़ बहुत स्पेसिफिक होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए फॉर्म करता है, आरएनए पॉली जो सेकंड होता है, पॉली यानी कि पॉलीमरेज ही, सेकंड जो होता है वो एमआरएनए फॉर्म करता है और एचएनआरएनए फॉर्म करता है।
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए फॉर्म करता है और एसएनआरएनए फॉर्म करता है। एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो हमारा 5S आरएनए फॉर्म करता है और ये लिपिड सॉल्युबल होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रंजीता मैम टीचर। आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए बनाया यानी कि रंजीता, मैम से एमआरएनए, टी से टीचर। अब हम पढ़ते हैं इनिशिएशन प्रोसेस। प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर होता है जो रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर साइट को। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर साइट को। जो हमारा डीएनए होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए रिकॉग्नाइज करता है। GTA उसने रिकॉग्नाइज किया तो उसके साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए सबसे पहले, G के साथ CTUAT। उसके बाद इन तीनों को जोड़ने के लिए उन्होंने C के साथ U जो है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म किया और U के साथ T के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म किया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का तरीका तो आपको बता ही दिया कि सबसे पहले वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। When the rho factor reach the root site, which present at the terminal, then RNA polymerase leave the site and translation process will start from there continuously. अब हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोट्स में कैसे होता है। ऑलमोस्ट प्रोकैरियोट्स के सिमिलर होता है, जो चीज़ें अलग है वो हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर साइट को, बट यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रोमोटर साइट पर एक सीक्वेंस होती है यूकैरियोट्स में ताग एट से TAAGAT। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आकर बाइंड करता है प्रोमोटर साइट पे और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। यहाँ पे एक एडिशनल प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग का। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग में आती है कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है, आप 5 प्राइम पर आपके जो PP ट्रिपल P होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, तो उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप को सबसे पहले निकाल दिया जाता है ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव द लास्ट फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द राइबोन्यूक्लियोटाइड। आफ्टर दैट guanylyl transferase attach the guanine in the inverted position। 2 P में से एक P को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ट्राइफॉस्फेटेज की हेल्प से। उसके बाद guanylyl जो होता है वो ग्वानिन ग्रुप को अटैच करता है इन्वर्टेड में। आफ्टर दैट जो ग्वानिन ग्रुप होता है उसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल आकर अटैच हो जाता है। मिथाइल ग्रुप अटैच होता है 7th पोजीशन ऑफ द ग्वानिन पर। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब mRNA न्यूक्लियस में बनकर साइटोप्लाज्म में आने वाला होता है तो साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे हमारे जो फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं जो उसको ईट अप कर सकते हैं। इसलिए हम उससे बचने के लिए हमारे mRNA पे 5 प्राइम पर कैपिंग करते हैं और 3 प्राइम पर टेलिंग करते हैं। टेलिंग में हमारा पॉली एडिनाइलेशन होता है। एडिनाइलेशन मतलब एडिनाइन ग्रुप को जोड़ना। यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम एडिनाइन को बहुत ज़्यादा एडिनाइन ग्रुप जोड़ देता है, इतने सारे कि ना अगर वो ईट अप भी करें ना तब भी वो हमारे mRNA को हर्ट नहीं कर सकते या हार्म नहीं पहुंचा सकते। इसका मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, इसलिए यहाँ पर वो बहुत सारे ए ग्रुप लगा देता है। पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम है जिसको कभी भी टेम्पलेट स्टैंड की नीड नहीं होती। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको टेम्पलेट स्टैंड की नीड नहीं होती, तो वो पॉलीमरेज एंजाइम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना 7th ग्रुप पर मिथाइल अटैच हो चुका है। यहाँ पर देखो ये जो ग्वानिन है, ये ग्वानिन इन्वर्टेड में लग जाता है इसके साथ और यहाँ पर टेलिंग में हो जाता है, हमारा ए बन जाता है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है उसे हम कहते हैं mRNA। जब तक कैपिंग और टेलिंग नहीं होती तब तक हम उसे बोलते हैं hnRNA। जब कैपिंग और टेलिंग हो जाती है उसके बाद हम उसे बोलते हैं mRNA। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। अब इंट्रॉन्स क्या होते हैं? डीएनए होता है, डीएनए में आपके एक्सोन भी पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सोन में आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है लेकिन इंट्रॉन्स में नहीं होती। हम इसको आगे ना इनहेरिट नहीं होने दे सकते। इंट्रॉन्स आपके बेसिकली इस वजह से भी लगाए जा सकते हैं, मतलब लगाए जाते हैं ताकि आपके जो डीएनए में
ट्रांसफ़र होते वक्त ना म्यूटेशन ज़्यादा कोज ना हो, इसलिए हमने एक बैनर, इंट्रॉन्स हमारे एक बैनर की तरह भी काम करते हैं। बेसिकली सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इंट्रॉन्स होते ही क्यों हमारी बॉडी में, जब इनको रिमूव भी करना होता है तो इंट्रॉन्स हमारी एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये हमें ना हमारी जो हमारा बेसिक डीएनए होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, उसमें म्यूटेशन कॉज होने से बचाते हैं। मतलब आप ये सोचो ना कि आपको मतलब बुलेट हिट करी जाए तो आप एक शील्ड लगा दोगे तो आप बच जाओगे। तो ज़्यादातर म्यूटेशंस अगर इसी में कॉज हो जाएगी तो हमारा जो जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो वो ट्रांसफ़र होकर उसमें म्यूटेशन नहीं आएगी, इसलिए हम इंट्रॉन्स लगाते हैं। लेकिन जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिट की जाती है, आगे ट्रांसफ़र की जाती है, तो हम चाहेंगे कि इसमें इंट्रॉन्स ना जाए क्योंकि उसमें म्यूटेशंस हो सकती है। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? इंट्रॉन्स पर हमारे SNRNAP जाकर अटैच होते हैं और उनको रिमूव कर देते हैं। RNA पॉलीमरेज थर्ड हमारा SNRNA फॉर्म करता है। SNRNA प्रोटीन के साथ अटैच होता है और इंट्रॉन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जब हम इंट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर गैप बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर E1, E2, E3। ऐसा होता नहीं कि एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 सब में तो बेसिक सेम ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, बस इनको अटैच करना होता है। तो हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसको अटैच कर देते हैं और यहाँ पर हमारा फाइनल mRNA आकर तैयार हो जाता है। यहीं पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ख़त्म होता है। आगे जो प्रोसेस हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।